होगा कि बचपन में किसी को बुखार आया और मिर्गी का दौरा आ गया, किसी को अचानक झटके आते हैं, आपको नहीं पता कि कब दौरा आ जाएगा। तो इसमें जैसे मेडिकल लैंग्वेज में समझाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि ये भूकंप की तरह है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का इसका कोई ठोस इलाज नहीं है। इसमें झाड़ फूँक वगैरह तो डेफिनेटली उससे बचना चाहिए। एडल्ट्स है और एडल्ट्स में 25-30 साल के बाद किसी को अगर मिर्गी की एपिलेप्सी आ रही है तो एक बहुत अच्छी साइन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो ब्रेन ट्यूमर्स का फर्स्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम एपिलेप्सी। जैसे हम वर्म्स होते हैं ना, आपने सुना कि पेट में कीड़े, तो उसमें एक वर्म है जिसको सिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। वो कीड़ा भी कई बार दिमाग के अंदर कर करता है। जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, स्पेशली जो मानसून सीजन में होते हैं, उनको हमें अच्छे से वॉश करके, हो सकता है उबाल के। हाय एवरीबॉडी, आज हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु चप्पानेरी, फंक्शनल एंड एपिलेप्सी न्यूरोसर्जन फ्रॉम गुड़गांव। तो सर, वेलकम टू आवर शो इन एफसीआर। एंड सर, टू स्टार्ट विद हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज एपिलेप्सी, लाइक एज अ कॉमन मैन, लाइक वो क्या है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? थैंक यू मुली जी, थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो एपिलेप्सी बहुत कॉमन बीमारी है। हमने कई बार सुना होगा कि बचपन में किसी को बुखार आया और मिर्गी का दौरा आ गया, किसी को अचानक झटके आते थे। और रिसेंटली इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी वरुण धवन की, जिसमें उसने एपिलेप्सी को काफी अच्छे से हाईलाइट किया है। तो ये एक ब्रेन की बीमारी है जो जिसको मिर्गी का दौरा बोलते हैं। तो पेशेंट को इसमें दौरे आते हैं और बार बार आते हैं और ये अचानक से आते हैं। ये उसका एक सबसे खास प्रॉब्लम होता है कि आपको नहीं पता कि कब दौरा आ जाएगा। इसमें होता क्या है कि आपका ब्रेन, जब हम सोचते हैं और कंटिन्यूसली उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट चलते रहते हैं, जब ब्रेन में कोई एरिया में प्रॉब्लम हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ऐसे मानिए कि वहां से कोई अचानक से एक ब्लास्ट होता है करंट का, और वो फिर पूरे ब्रेन में फैल जाता है। और क्योंकि ब्रेन आपका पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तो ये पेशेंट्स कुछ भी कर रहे होते हैं तो सडनली उनको जैसे ही दौरा आएगा तो हाथ पैर में झटके आने स्टार्ट हो जाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। और ये कुछ मिनटों तक वो रह सकता है, पर उसके बाद फिर पेशेंट 1-2 घंटे तक बेहोश रहते हैं। कई बार यूरिन निकल जाता है, मुंह से जान निकल जाता है, इस चीज हो सकती है ऐसे। इसको हम मिर्गी का दौरा बोलते हैं। जब किसी को बार बार मिर्गी का दौरा आ जाए तो एक बीमारी बन जाए तो फिर उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। राइट। एंड सर, क्या ये बच्चों में ज्यादा होता है? यस, एपिलेप्सी किसी को भी हो सकती है, पर जो एपिलेप्सी के सिंड्रोम्स होते हैं वो बच्चों में काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि अगर बच्चे के बर्थ के टाइम पे अगर उनको ऑक्सीजन की कमी हुई है, या फिर कोई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हुई है, जैसे आपने सुना होगा कि बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, तो अगर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है या ऐसे कोई कुछ कुछ ट्यूमर्स वगैरह भी होती है, कुछ ऐसे अनोमलीज है कि जो ब्रेन में रह जाती है, ये उसमें एपिलेप्सी का रूप ले लेते हैं और ये बच्चों में काफी कॉमन है। दूसरा प्रॉब्लम ये बच्चों में रहता है कि जब डेवलपिंग बच्चे होती है, क्योंकि आपका बच्चे का ब्रेन 5 साल तक काफी कुछ चीजें जल्दी से सीख रहा है, वो बड़ा भी हो रहा है, उसमें नए नए कनेक्शन बन रहे हैं, वो दुनिया में जीना सीख रहा है। उस टाइम पे जब ये दौरे आते हैं तो उसको फिर वो काफी नुकसान करते हैं। ठीक है। Really. And so, I mean, as a बच्चा, like वो स्कूल जा रहा है, तो कुछ ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें पहले से पता नहीं चलता है नहीं, ऐसे? पहले से इसको ना हम ऐसे मेडिकल लैंग्वेज में समझाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि ये भूकंप की तरह। जैसे भूकंप आता है तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, एग्जैक्टली। चाहे आपके पास कितने भी अच्छे पैरामीटर से, आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कब भूकंप आएगा। सेम है एपिलेप्सी है कि आपको बीमारी है तो आपको नहीं पता कि वो कब एपिलेप्सी है। तभी एक एक बोलते हैं एपिलेप्सी बिहेवियर मेंटेन करना। वो ज्यादातर एपिलेप्सी के जो पेरेंट्स होते हैं उनको, जो पेशेंट को पता है कि हमें कुछ हाई रिस्क बिहेवियर नहीं करना है, तो ये बच्चे स्विमिंग नहीं कर सकते, कोई हाई रिस्क स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, उनको हम बोलते हैं हाथ में नाइफ वगैरह से काम नहीं करना है, फायर के पास काम नहीं करना है, कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड्स वगैरह से दूर होना है। क्योंकि अगर कुछ इनको ऐसी कोई जगह पे है, जैसे ऊपर सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं और वहां से लेके का दौरा है, तो ये दौरा फिर जानलेवा हो जाएगा, क्योंकि उनको चोट भी साथ में लगेगी, तो ये सारी रिस्क कभी भी आ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। राइट। आंसर, मतलब लोग काफी ज्यादा क्वैक्स के पास या लाइक झाड़ फूक करवाते हैं, तो सर उस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का इसका कोई ठोस इलाज नहीं है। इसमें झाड़ फूक वगैरह तो डेफिनेटली उससे बचना चाहिए, क्योंकि ना जब आप किसी के पास इलाज के पास आते हो ना, तो ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम है कि वो मना नहीं कर देते। आप किसी कोई क्वैक के पास है, अब बोला वाला एपिलेप्सी है, तो मना कैसे करेगा। और
ये डॉक्टर्स में भी होता है जिनको नॉलेज नहीं होता और वैक्स के पास 100% है, और उनके पास स्टेट्स भी बहुत कम है, तो उनके पास इलाज नहीं है, बट फिर भी आपको ऐसी मेडिसिन दे देंगे जिसमें कभी कोई नशा हो सकता है, कभी कोई नींद की दवाई हो सकती है, तो जिससे आप बेहोशी में ही रहोगे और आपको ब्रेन को, एपिलेप्सी में तो कोई फायदा नहीं हो रहा है बट आपके ब्रेन को नुकसान हो रहा है। और क्योंकि ये भूकंप की तरह है, तो मैं बोलूंगा कि आज मेडिसिन खानी और आपको 6 महीने तक, आज किसी आप वैक्स के पास गए, उसको 6 महीने तक कोई रेगुलर दौरा नहीं आया, हो सकता है वो मेरा मेडिसिन के लिए ऐसे होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हम्म। तो पता नहीं है ना, तो ये राइट। सब से तो हमें बहुत दूर रहना है, इससे तो इसका कोई डेफिनेटली इलाज इलाज नहीं हो जाए। नहीं। राइट सर। सर अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो क्या क्या ऑप्शंस है इसमें? तो अगर जब भी मिर्गी का दौरा पहली बार आता है, अगर बच्चों में आता है या बड़ों में आता है, तो हमें सबसे पहले उसका कारण ढूंढना चाहिए कि ये क्यों आया हुआ है। क्या कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है, या फिर क्या कोई सेकेंडरी कंडीशन है, कई बार आपके बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कम हो गई, शुगर कम हो गया, या फिर आपके कुछ और बुखार आना। ज्यादातर बच्चों में ये भी पाया गया है कि इधर हाइब्रिड बुखार आता है, जैसे मलेरिया में कोई भी बीमारी, तो उसके साथ भी आपको मिर्गी का दौरा आता है, इसको हम फ्यूब्राइल सीजर्स बोलते हैं। तो एक तो पेरेंट्स को ये भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर पहली बार बुखार के साथ दौरा आया है तो वो जरूरी नहीं कि वो एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के लिए आपको कम से कम 3 बार दौरे आने चाहिए, अलग अलग टाइम पे, क्योंकि कई बार एक क्लस्टरिंग भी होती है कि आज सुबह दौरा आया था, शाम को भी आया, रात को भी आया, तो इसको हम एपिलेप्सी नहीं मानेंगे, इसको क्लस्टरिंग सीरियस है। तो पहले तो हमें पता करना है कि क्यों आ रहा है। अगर बच्चों में बार बार एपिलेप्सी आ रहा है तो फिर हमें उसका कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, जिसमें हम एमआरआई करते हैं ब्रेन का, एक वीडियो ईईजी, जैसे अपना हार्ट का ईसीजी होता है, वैसे ईईजी से हमें पता चलता है कि ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है। तो जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स है उसमें ईईजी में आपको अबनॉर्मलिटीज दिखती है कि राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, आगे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, तो आपको पता चलता है वहां से आ रहा है। खास करके जब एडल्ट्स को, जब कोई एडल्ट आदमी को, जो आपको 30 ईयर्स के बाद या बड़ी एज में जो आपको पहली बार दौरा होता है, तो ये एक बहुत अच्छी साइन नहीं है, क्योंकि ये एक ब्रेन ट्यूमर का संकेत भी हो सकता है। क्योंकि ना ज्यादातर काफी पेशेंट्स में जब ब्रेन ट्यूमर होता है, वो भी अच्छे वाले नहीं, जो कैंसर टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, उसका पहला सिम्टम सीजर होता है। ओके सर, लोगों को पता नहीं था इनके ब्लैक हाँ, हुई। तो मिर्गी को एडल्ट्स में तो बिल्कुल ही कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोई एमआरआई करके हमें पता करना है, मेक श्योर करना है कि कोई सीजर तो नहीं। एक दूसरा अच्छा चीज आपको शायद ध्यान नहीं होगा, जैसे हम वर्म्स होते हैं ना, आपने सुना कि पेट में कीड़े हो गए, तो उसमें एक वर्म है जिसको सिस्टिक सर्पिसिस बोलते हैं, वो कीड़ा भी कई बार दिमाग के अंदर कर अच्छा, पेट का कीड़ा दिमाग में? हाँ, तो ओके। पेट का कीड़ा ऊपर चला जाता है, और ये आपको एपिलेप्सी कर सकता है, क्योंकि वो कीड़ा वहां पे बैठ गया, हालांकि अपना बॉडी है वो तो उसको डेड कर देगा, पर उसने जो नुकसान किया है वो आपको एपिलेप्सी की बीमारी कर देगा। रिसेंटली हमारे पास एक यंग महिला आई थी, शी वाज 33 ईयर्स, पहली बार सीजर हमें सी। अब जैसे मैंने बोला, अगर सीजर आता है आपको एपिलेप्सी, तो इट्स इट्स वेरी कैटास्ट्रोफिक। हमने एमआरआई करके देखा, तो बोला कि टेंशन मत लो, आपको ट्यूमर नहीं है, पर आपको एक कीड़ा है, इसके कारण होता है। अच्छा, मतलब पेट का कीड़ा दिमाग में चला अच्छा, चला जाता। तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, स्पेशली जो मॉनसून सीजन में होते हैं, उनको हमें अच्छे से वॉश करके, हो सकता है उबाल के, फिर ही खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए। जैसे अच्छा। कच्चे वेजिटेबल्स होते हैं उनके, उसके डेड डेड लार्वा, डेड सेल्स होते हैं, उसके से आपको फिर एक कीड़ा हो सकता है, सिस्टिक सर्कोसिस हो सकता है, दैट कैन लीड टू। So only green vegetables या all vegetables? वैसे आइडियली तो ऑल वेजिटेबल्स, बट ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली होने चाहिए, Especially हम उनको। क्योंकि वो एक तो कभी अंडरग्राउंड से हो सकते हैं, उसके ऊपर मिट्टी चिपके हो सकते हैं, उसके अंदर के जो सिस्ट है वो वहाँ पे चिपके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड सेम फॉर मीट एज, जो रॉ मीट शुड नेवर, हाँ, undercooked meat or raw meat should never be so it translated to, it can be deadly. that can be deadly. Deadly. Then, and if it's not killing you, it's leading to some problems like epilepsy, which I can know. be a very deadly disease for. Yes. And sir, जब आप सर्जरी करते so what exactly you do? तो एपिलेप्सी की जो पेशेंट्स होते हैं, तो अब एपिलेप्सी की सर्जरी भी होती है, काफी लोग हमें पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, एपिलेप्सी एक सर्जिकल बीमारी है, क्योंकि पहले तो हम मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं जिससे आपकी ब्रेन की जो एक्साइटेबिलिटी है वो कम होती है, तो उसके हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन है, और उसके बावजूद भी 10 में से 3 पेशेंट है जिनको 4 मेडिसिन लेने के बाद, मल्टीपल मेडिसिन लेने के बावजूद भी उनको एपिलेप्सी ठीक नहीं हो रही है।
उनकी सीजर फ्रीक्वेंसी महीने में एक बार आता है, कुछ लोगों को रोज एक सीजर आता है, लोगों को 3 4 दिन में आता है। तो जब मेडिसिन के बाद भी अगर आपको सीजर्स ठीक नहीं हो रहे, एपिलेप्सी ठीक नहीं हो रहा, तो उसको हम ड्रग रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स को फिर सर्जरी का इलाज है। तो हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं जिनकी एपिलेप्सी की बीमारी के 2 साल से ज्यादा हो गए, फिर भी ठीक नहीं हुआ है, इसके हम सर्जरी है। सर्जरी का एम होता है कि हम ब्रेन में कहाँ से सीजर आ रहे हैं उसको हम लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो लोकेशन को माइक्रोस्कोप के द्वारा हम उसको शांत कर देते हैं। तो ये सर्जरी बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद आपके सीजर्स बहुत जल्दी से कम हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं शायद क्यों। हाँ सर, एक्चुअली लोग जनरली सर्जरी से डरते हैं, पर जैसे आपने कहा कि सर्जरी से दे कैन गेट रिड ऑफ। अब एमएस सर्जरीज बहुत वैरायटी, और हमने पिछले 2 साल में कम से कम 45 to 50 केसेस की होंगे एपिलेप्सिस सर्जरीज के। आप बिलीव नहीं करोगे जी, जो जो बच्चे आते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि 7 साल का है, हाथ दौड़ कर रहा है क्योंकि उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है। सर्जरी करने के बाद तुरंत ही वो शांत हो जाता है, क्योंकि जो सीजर्स कंटिन्यूसली उसके चल रहे थे सपने निकलने पे, उसके कारण उसके ब्रेन के अंदर के एब्नॉर्मल सर्किट्स, जैसे वो शांत हो गए, पेशेंट्स भी शांत हो गए, वो समझना जल्दी चालू कर देते हैं, वो बोलना बेटर कर देते हैं। तो एपिलेप्टिक एन्केफेलोपैथी जो कंडीशन बोलते हैं, जो खासकर बच्चों में एपिलेप्सी के साथ होती है, उनमें भी काफी सुधार आता है ऐसे। और जितनी जल्दी सर्जरी हो उतना बेटर है वो केस में, स्पेशली चिल्ड्रन में से। यस। राइट सर। और सर जो मेडिसिन लेते हैं, इज इट लाइक लाइफ लॉन्ग लेना होता है? तो अगर आपकी सर्जरी नहीं हुई, अगर आपको एपिलेप्सी है, तो एपिलेप्सी की मेडिसिन आपको ऑलमोस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम चलती है। कुछ केसेस में अगर एपिलेप्सी आपको 2 साल तक आपको दौरा नहीं आए, तो फिर हम कुछ टेस्ट करने के बाद मेडिसिन कम करने की गुंजाइश रखते हैं। अदरवाइज आपको अगर बीच में एक बार भी सीजर आ गया तो कम से कम 10 15 साल तो चलती है। बट अगर आपको 2 मेडिसिन चल रही है, हाई डोज में चल रही है, उसके साइड इफेक्ट्स हो रही है, इन सब के मुकाबले फिर अगर आप एपिलेप्सी सर्जरी करवाते हैं, तो आपकी एक मेडिसिन 1 साल के बाद वो मेडिसिन फिर वो बंद हो जाए ऐसा नहीं, क्योंकि आपका डिजीज क्योर हो गया, आपके सीजर्स नहीं आ रहे, तो फिर आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। राइट। सो बेसिकली सर, हमें अपने ऑडियंस को यही बोलना चाहेंगे कि क्वैक्स के पास ना जाए, ऑल्टरनेट मेडिसिन में भी इसका कोई इलाज नहीं है। और आपका जो डिटेल है हम लोग दे देंगे, आपके नंबर एंड बिल्कुल। और कुछ जो अवेयरनेस का जो काम है उसमें ना कुछ मिक्स भी है लोगों के पास, कि अगर बेबी घर में बेबी हो तो क्या करें। राइट। तो लोग ऐसे आज भी हमने सुना होगा कि भाई लोग प्याज सुंघाते हैं, चूता सुंघाते हैं, राइट राइट। मुंह में स्पून चम्मच डाल देते हैं कि दांत सुनने लग जाए। ना लग जाए ऐसे। तो इन सब का देखो, जो दौरा आता है वो सेल्फ लिमिटेड होता है, वो 15 सेकेंड से 30 सेकेंड से 1 मिनट तक मैक्सिमम रह सकता है। ऐसे टाइम पे आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो अपना आप ही बंद हो जाए, क्योंकि ब्रेन का एक ऑटो ट्रिप ऑफ स्विच है। जैसे हम अपना फ्यूज रखते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज बढ़ जाएगा, लाइट चली जाएगी। ब्रेन का भी मैकेनिज्म है कि अगर नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वो अपना आप बंद हो जाएगा ऐसे। तो आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान नहीं रखना है कि पेशेंट अगर खड़ा है तो उसको नीचे लेटा दें, ताकि वो कहीं पे गिर ना जाए, क्योंकि उसकी मूवमेंट्स हो रही है, उससे चोट लग सकती है। उसको लैटरल कर दे, साइड में उसको सुला दे, कि अगर उसको मुंह से जान निकल रहे हैं या उल्टी हो रही है तो वो सब छाती में ना चल जाए, चेस्ट में ना चल जाए। तो आपको सिर्फ उनको लिटाना है, कन्वर्ट दिला देनी है और मुंह पकड़ के रखना है। आपकी जो मिर्गी का दौरा है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। आप उसको जुदा सूंघाओगे करोगे, उसमें हाथ में तो इसका नुकसान होगा। आप जब सीजर हो रहा है उस टाइम पर अगर आप चम्मच घुसाने जाओगे तो उसके दांत से चम्मच उसमें ऐसे भी किसी जिसपे आपकी टंग कट सकती है, कि जुबान कट जाए तो नुकसान करता है ऐसा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। राइट। ये सब सुपरस्टिशियस ये सुपरस्टिशन से ऐसा हो तो कुछ नहीं करना। और जिनको एपिलेप्सी की तकलीफ कुछ लोग होता है वो जलाते हैं, नाम देते हैं या फिर ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ये सब चीजों से तो नुकसान ही होता है, किसी का फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं होता, ये सब मिथ्स है। और इससे कुछ नहीं होता है। आई मीन हम लोग पहले देखते थे ऐसे मूवीज वगैरह में हाँ आता था, बट नहीं, एपिलेप्सी एक सीरियस बीमारी है। बच्चों में उनका डेवलपमेंट और उनके जो स्कूलिंग ईयर्स है, आप इसका इमेजिन करो, इसका जो सोशल और इमोशनल ट्रॉमा कितना हो रहा है।
10 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे को हम खेलने नहीं दे रहे क्योंकि उसको एपिलेप्सी हम्म, सब उसको मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अगर हम एडल्ट ही समझ नहीं पाते तो बच्चे तो ये बिल्कुल नहीं समझ, उनका इमोशनल डेवलपमेंट है, बुली होता है, सोशल स्टिग्मा हो गया किसी से नहीं कर पाते, लोगों को प्रोफेशनली जॉब्स नहीं मिलती इसके कारण। शादी करने से पहले हमें पेशेंट्स पूछते हैं, हम ये लड़का बड़ा हो गया उसकी शादी कराना चाहते हैं, पर हम क्या सामने वाले को बताएं कि इसको मिलने की बीमारी या नहीं बीमारी। तो ये सब सोशल इम्प्लीकेशंस के इसमें बहुत सारे हैं इसे। तो पर इसका इलाज डेफिनेटली संभव है, और आज की टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी है कि हम ड्यूरिंग सर्जरी भी ईजी करके देखते हैं कि आपका सारी चीजें ठीक हो गई है। कई बार हम अवेक सर्जरी करते हैं जिसमें पेशेंट हमारे साथ बात करते रहते हैं ऑपरेशन के टाइम में। तो इसमें अगर पेशेंट को कोई पैरालिसिस वगैरह वो सब तो बिल्कुल रिस्क नहीं होता है इसमें। सो वेरी सेफ एनवायरनमेंट एंड अच्छा, कितने दिनों में रिकवरी हो जाती है? तो पेशेंट्स हॉस्पिटल में 4 डेज के लिए रहते हैं, ऐसा होता है, और फिर 10 दिन में फिर वो घर के बाहर सब कुछ जा सकते हैं। अच्छा, और जो सीजर्स की फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे 3, 6 और 9 महीने में वो कम होके अराउंड 10% पे आ जाती है। वाह, तो अगर आपको महीने में 100 सीजर्स आ रहे हैं तो आपको 9 महीने के बाद वो 10 सीजर्स हो जाते हैं। अगले 9 महीने के बाद ऐसे धीरे धीरे करके उसका ग्राफ डाउन जाता है, और जैसे आपको इम्प्रूवमेंट होता है फिर हम उनके मेडिसिन में टेक ऑफ करते हैं। take on with it. Okay, okay. ठीक है sir, thank you so much for all the information Thank you. and thank you for coming. Thank you.